स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Recession is when a neighbor loses his job, but depression is when you lose yours. Said by Ronald Reagan, President of the United States, जो यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। रिसेशन एक ऐसी स्थिति है जहां पे पड़ोसी की नौकरी चली जाती है, बट डिप्रेशन कब होता है? जब खुद की नौकरी चली जाती है। हां जी, आप लोग समझ चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक टर्म्स की। वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक टर्म्स। आर्थिक स्थिति में रिसेशन और डिप्रेशन जैसी चीजें आती हैं। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के ऊपर। मैं हूं आपका टीचर आयुष सांघी और मैं आपको इस टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे जो हेडलाइन दी हुई है उसमें यह मेंशन है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था रिसेशन से होते हुए गुजर रही है या वहां पर रिसेशन आने की संभावना है। अब उस रिसेशन का क्या इंपैक्ट होगा? आप पे, मुझ पे कोई इंपैक्ट है या सिर्फ उसका इंपैक्ट सुंदर पिचाई पे होगा? सिर्फ उसका इंपैक्ट टॉम क्रूज पे होगा? उसका इंपैक्ट होगा किस पे? हु वुड बी इंपैक्टेड बाय दैट? ये देखने वाली बात है। तो रिसेशन के थ्रू गुजरते हुए जाना, उसी के थ्रू इन्फ्लेशन समझना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। वील अंडरस्टैंड दिस। हेडलाइंस जो है वो क्या कहती है? द यूएस इज फेसिंग अ राइजिंग रिसेशन। राइजिंग रिसेशन, इसका डर है, आने वाले टाइम में इसका डर है। तो फेडरल रिजर्व जो कि यूएस का बैंक है, प्रोमिनेंट बैंक है, सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल अथॉरिटी है, उसने अपने रेट्स को रिवाइज करा, अपने रेट्स को बढ़ा दिया। ऑफिशियल्स आर थिंकिंग द नीड टू इंपोज सम इकोनॉमिक पेन। आर्थिक तरीके से दर्द लोगों के ऊपर ही दोगे ना, और कौन दर्द सहता है? किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकारें तो दर्द सहती नहीं है, आप और हम जैसे लोग सहते हैं। तो क्या इकोनॉमिक पेन आप हमारे ऊपर डाल सकते हो? यूएस के ऑफिशियल्स डाल रहे हैं और वो इस बात को मान रहे हैं। और उसी के साथ साथ लेबर मार्केट जो है वो यूएस की बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी मानी जा रही है। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये सारी की सारी चीजें इसी वीडियो में हम समझेंगे। उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि स्टडी IQ के 2024 के बैचेस का रजिस्ट्रेशन खुल चुका है। 14 नवंबर आने वाले टाइम में शाम को 6 बजे से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। तो इस बैच में, जैसा कि आप जानते हैं, एक वन स्टॉप शॉप आपको प्रोवाइड करी जाएगी, जिसके तहत पूरा का पूरा सिलेबस प्रीलिम्स का, कंप्लीट सिलेबस मेंस का, डाउट सॉल्विंग सेशंस और मेंटरिंग सेशंस आपको एक पैकेज के तौर पे प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ 24,450 रुपए में आपको ये सब चीजें दी जा रही है। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, इफ यू यूज माय कोड एंड दैट इज सांघी लाइव, तो आपको इस पे डिस्काउंट मिलेगा। दिस एंटायर पैकेज, जो पूरा ये वन स्टॉप शॉप है, ये पूरा पैकेज आपको 18,999 यानी कि 19,000 रुपए में मिलेगा। माय कोड इज सांघी लाइव, SANGHI लाइव। इस कोड को यूज करके आप जो है आप डिस्काउंट पा सकते हैं। जितने टॉप एजुकेटर्स हैं कंट्री के, वो सब आप लोगों की क्लासेस कंडक्ट करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग, जो मेथड ऑफ टीचिंग, जो पूरा शेड्यूल है टीचिंग का, ये सब आपको एडवांस में दिया जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, इट वुड बी द हाईएस्ट क्वालिटेटिव बैच। सिलेबस कंप्लीशन एक बहुत मेजर ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा आपको सिलेबस कंप्लीट करवाने में। उसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशन, सारी चीजें आपको एक पैकेज के तौर पे इस बैच में दी जाएंगी। तो ध्यान रखें, 14 नवंबर शाम को 6 बजे। सवाल ये उठता है, रिसेशन क्या होता है? रिसेशन, पड़ोसी की नौकरी चली गई, रिसेशन आ गया। बहुत दर्द हमें नहीं होता, हम उसे रिसेशन कहते हैं। हमें क्या दर्द होता है? आप सोच के देखो ना, कोई और अगर कोई किसी तरह की तकलीफ में है, ह्यूमन टेंडेंसी है, लेट्स एक्सेप्ट इट, कि हमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपने घर आएंगे, हम भूल जाएंगे, 2-4 बार दुख मनाएंगे, हम भूल जाएंगे, वी वुड नॉट रिमेंबर। सो जो इकोनॉमिक टर्म्स में पहला टर्म यूज करा जाता है, द फर्स्ट टर्म दैट इज यूज्ड इज कॉल्ड एज, जो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था, उसे कहा जाता है ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ।
तो इकोनॉमिक ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए हम क्या बोलते हैं कि जी हम ग्रो कर रहे हैं, वी आर ग्रोइंग, हमारी ग्रोथ हो रही है, ये ट्रैजेक्टरी आप देख रहे हो, अब ग्रो कर रहे हैं। सो फ्रॉम अ सर्टेन परसेंटेज, लेट्स से 4%, हम 5% पे पहुंचे, तो हमारी ग्रोथ हुई, दिस इज ग्रोथ। यदि ये ग्रोथ थोड़ी सी अफेक्ट होती है, यानी कि हल्की सी नीचे आती है, इस ग्रोथ को हम बोलते हैं स्लो डाउन। दिस इज टर्म्ड एज स्लो डाउन। स्लो डाउन मतलब ग्रोथ जो है अब वो उतनी नहीं हो रही जितनी पहले हो रही थी, वो स्लो हो गई है, इट हैज स्लोड डाउन, द ग्रोथ हैज कम डाउन टू अ सर्टेन एक्सटेंट। पहले हम लोग ग्रो कर रहे थे एट 1%, 1.5%, 2%, अभी हम ग्रो कर रहे हैं 0.5%, अभी हम ग्रो कर रहे हैं 0.25%। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ जिस रेट पे हो रहा था उस रेट पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है, स्लो डाउन। लेकिन ग्रोथ अभी भी हो रहा है, ग्रोथ इज स्टिल देयर, बट इट इज नॉट एज हाई एज इट वाज अर्लियर। तो ऐसा स्लो डाउन या ऐसी स्थिति को हम स्लो डाउन कहते हैं। अब अगर ऐसी स्थिति कंटिन्यूड स्तर पे आती रहे और चलती रहे, और ये चीज 2 क्वार्टर्स तक चले, यानी कि 6 महीने तक चले, तो ये सिचुएशन इकोनॉमिक टर्म में क्या कहा जाता है? रिसेशन। दिस इज टर्म्ड एज अ रिसेशन। तो रिसेशन जो है एक एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ स्लो डाउन है। आई रिपीट, रिसेशन इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ स्लो डाउन। कि स्लो डाउन लंबा खिंचेगा तो वो किस तरफ जाता है? वो रिसेशन की तरफ जाता है, इट गोज टुवर्ड्स रिसेशनरी टेंडेंसी। तो इस रिसेशनरी टेंडेंसी को से अपने आप को बचाने के लिए हर इकोनॉमी को अपनी आर्थिक स्थिति करेक्ट करनी चाहिए। किस स्टेज पे? इस स्टेज पे। भाई ये आने ही मत दो ना, ये आने ही मत दो, आप इसी पे कंट्रोल करने की कोशिश करो। ये एक नॉर्मल टेंडेंसी होनी चाहिए, दिस शुड बी अ नॉर्मल टेंडेंसी ऑफ एवरी इकोनॉमी। अब इसके साथ जो दूसरा सवाल आपके सामने आता है वो है महंगाई। महंगाई डायन खाए जात है, डायन है महंगाई, बिल्कुल सही बात है। भाई महंगाई कई वजहों से होती है, और महंगाई जो है उसका मैसिव इफेक्ट किस पे पड़ता है? एक गरीब आदमी से पूछिए, एक स्टूडेंट से पूछिए जिसको बेचारे को पॉकेट मनी मिलती है, जिसकी पॉकेट मनी जो है 15-20 तारीख तक खत्म हो जाती है, जो 30 तारीख तक बेचारा उधार मांग मांग के काम करता है या कुछ नहीं कर पाता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट अकॉर्डिंग टू दैट। सो द सेकेंड टर्म दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। महंगाई, increase or rise in value or prices of goods and services। गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस जो है अगर बढ़ता जाए, अगर राइज करता जाए, तो वो किस चीज पे कंट्रीब्यूट करता है? इन्फ्लेशन। तो दाम जो है वो उसका बढ़ रहा है, और दाम जो है वो बढ़ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। I repeat, over a period of time, over a period of 6 months, 8 months, 1 year, 2 year, 3 years। एक चीज जो 3 साल पहले एक्स अमाउंट की थी, आज x+1 की है। पनीर, 1 किलो पनीर 350 रुपए का था, आज 400 रुपए का है। इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी, क्योंकि अब वो 400 का ही मिलेगा, अब वो वापस 380 नहीं होगा, अब वो यहां से ऊपर ही जाएगा, अब वो नीचे नहीं आएगा। इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी, दैट वी आर गोइंग अहेड, वी आर गोइंग अहेड इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस। हम प्राइसेस के रूप में आगे जा रहे हैं। अब वो कई सारे फॉर्म्स में हो सकता है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन टैक्सेस, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, दाम बढ़ गया। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड बढ़ गई, तो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन एंड रिसेशन बोथ आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इस वजह से मैंने आपको शुरुआत में ही रिसेशन और इन्फ्लेशन के बारे में बताया। तो इन दोनों ही चीजों को मद्देनजर रखते हुए इनके बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश करते हैं, इन्फ्लेशन रिसेशन। छोटा सा एग्जांपल लेके बताते हैं। अमेरिका, यूएस इकोनॉमी इंपोर्ट्स करता है, वॉट एवर इट इज इंपोर्टिंग, इंपोर्ट्स हो गए हैं महंगे। क्यों? रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से पूरी दुनिया में जो है वो ऑयल के दाम बढ़ गए हैं, गैसोलीन के दाम बढ़ गए हैं, गैस के दाम बढ़ गए हैं, और कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से सप्लाई चेन वीक हो गया है। इन दोनों रीजंस की वजह से महंगाई है, यूएस में भी महंगाई है, सो इन्फ्लेशन है।
अब इन्फ्लेशन ज्यादा है, उस इन्फ्लेशन के साथ साथ अगर वहां के लोग भी ज्यादा डिमांड करेंगे तो और इन्फ्लेशन होगा। सो अभी अगर इन्फ्लेशन है और वो ऐसे रीजंस की वजह से है जो हमारे हाथ में नहीं है, जो जो बाइडन के हाथ में नहीं है, इट इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ जो बाइडन, कि भाई अगर तेल महंगा आ रहा है तो अब वो आपके हाथ में ही नहीं है, तो वहां पे प्राइसेस हाई हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा के करने की कोशिश करी। तो अब इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए अगर वो डिमांड अपने देश में कम कर रहे हैं, तो जो ग्रोथ हुई है अब वो स्लो होगी, द ग्रोथ विल स्लो। और जब ग्रोथ स्लो होगी तो सूनर और लेटर वो किस तरफ जाएगी, वो रिसेशन की तरफ ही जाएगी। इट वुड गो टुवर्ड्स रिसेशन, वो जो है वो रिसेशन की तरफ आएगी। तो इन्फ्लेशन वर्सेस रिसेशन, ये कैसे पता चलता है, हाउ डू वी गेट टू नो? सेंट्रल बैंक ने क्या करा, रेट हाइक कर दिए। रेट हाइक करने का मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का इंपैक्ट क्या हुआ, लोग बेचारे खर्च नहीं कर पाएंगे। ये क्यों किया, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट्स आर हाई। इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए आप नहीं चाहते कि लोग डिमांड करें, तो आपने रेट्स बढ़ा दिए, और दे आर हेंस इंट्रिंसिकली लिंक्ड। ये दोनों टर्म्स लिंक्ड हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि रिसेशन और इन्फ्लेशन आपस में किस तरीके से लिंक्ड होते हैं, हाउ आर दे लिंक्ड टुगेदर? सो रिसेशन की आप डेफिनेशन देख सकते हैं, इकोनॉमिक डाउनटर्न जो कि 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक चलता है। इट रन्स इनटू 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, ऐसी एक जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है। ये ऐसा नहीं है कि 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक ही चले, मतलब कई लोग जो है 2 के बाद भी कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो ये नहीं बोलते कि रिसेशन से हम बाहर निकले, वो कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन एक जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन जो है वो ये है कि 6 महीने तक अगर ये चले तो ये हर एक इकोनॉमी रिसेशन में चली जाती है, इट गोज इनटू अ रिसेशन। और इन्फ्लेशन, जैसे मैंने आपको बताया, इन्फ्लेशन क्या करता है, राइज इन प्राइसेस, जहां पे प्राइसेस की बढ़ोतरी हो जाती है, एंड उसकी वजह से किसी की भी आपकी हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, द परचेजिंग पावर रिड्यूसेस। अब जो रीजन है जिसकी वजह से हम ये टॉपिक कर रहे हैं, वो ये है कि रीजन फॉर इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में और अमेरिका में पर्टिकुलर क्यों है। अभी मैं बार बार अमेरिका इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अमेरिका का समझेंगे तो इंडिया का समझ में आएगा। जैसा मैंने आपको बताया, व्हाट आर द रीजंस फॉर इन्फ्लेशन? पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक में पूरी दुनिया की सप्लाई चेन अफेक्टेड थी, डिसरप्टेड थी। वो जब रिज्यूम होना शुरू करी, डिमांड एकदम से बढ़ गई और सप्लाई चेन धीरे धीरे बढ़ी, जिस वजह से डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो प्राइसेस क्या हुए, प्राइसेस इंक्रीज। और दूसरा रीजन, जैसा मैंने आपको बताया, रशिया यूक्रेन वॉर, जिसकी वजह से हर देश में इंपोर्ट्स बिकेम ह्यूजली एक्सपेंसिव। इंपोर्ट्स जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए, जो कि इन्फ्लेशन के प्राइमरी रीजंस थे। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें तो रीजंस प्राइमरली यही कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका ने हाई इन्फ्लेशन देखा, इट्स सॉ हाई इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के रेट्स अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताऊं, जस्ट टू टेल यू द मैग्नीट्यूड, मतलब इन्फ्लेशन तो मैं आपको बोलूं कि 5 रुपए की 6 रुपए हो गई वो भी इन्फ्लेशन है, 5 की 10 हो गई वो भी इन्फ्लेशन है, 5 की 15 भी इन्फ्लेशन है। मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड देखिए, नॉर्मली अमेरिकन इकोनॉमी ये रेट इन्फ्लेशन का रखना चाहती है 2%। इट वांट्स टू कीप इट्स इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी एट 2%। बट क्या है असलियत, क्या है, क्या इन्फ्लेशन चल रहा है, देख के आपके होश उड़ जाएंगे। मतलब यूएस कितना इन्फ्लेशन फेस कर रहा है इस वक्त, आपको पहले मैं चार्ट दिखाता हूं, लेट्स हैव अ लुक एट द चार्ट। ये देखिए, हैव अ लुक एट दिस, दिस कम्स फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज, यूएस एनुअल इन्फ्लेशन रेट्स 2012 से 2022। हम कहां, यूएस कहां था, 1.7 से 1.5% से 2.1% से 2.3%, 2019 तक की बात है, जो कि कम होकर 1.4 हुआ 2020 तक, जो 7% हो गया लॉकडाउन ईयर में, और आज की डेट में 8.2% चल रहा है। और आइडियल रेट उनकी इकोनॉमी के हिसाब से क्या है, 2%। आइडियल रेट जो है यूएस अचीव करना चाहता है, दैट इज 2%। अब कितना फर्क है भाई, एक तो होता है 2 का 3, मैं वही कह रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, एक तो होता है 2% का 3%, 4%, यहां पे 2 का 8% है।
The Fed Reserve of US Central Bank targets an inflation rate of just 2%, but we are looking at 8%. तो यूएस में अगर 8% इन्फ्लेशन है, वहां पे ऑलरेडी महंगाई बहुत है, वहां के लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं बचेगी। जब डिस्पोजेबल इनकम नहीं बचेगी तो वहां के लोग डिमांड कैसे करेंगे? डिमांड नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली सेल गिरेगी, सेल गिरेगी तो कैसे इकोनॉमी चलेगी आपकी? हाउ वुड द इकोनॉमी फंक्शन? इन्फ्लेशन इज स्टिल नियर इट्स हाईएस्ट लेवल इन 4 decades। 40 साल में अमेरिका ने ये चीज नहीं देखी है जो वो इस साल देख रहा है। दिस इज व्हाट इट इज डूइंग। सो फेडरल बैंक इज डूइंग। अब देखिए अगला सवाल ये उठता है कि फेडरल बैंक क्या कर रहा है। इसको आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देके मैं समझाता हूं। व्हाट इज द फेड डूइंग इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? फेड क्या कर रहा है? सो इन्फ्लेशन ज्यादा है। व्हेन आई से इन्फ्लेशन ज्यादा है, देखिए जी, जब हम बोलते हैं इन्फ्लेशन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? डिमांड ज्यादा है। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है मतलब डिमांड ज्यादा है। अगर डिमांड ज्यादा है इसका मतलब क्या है? परचेजिंग पावर ज्यादा है। अगर परचेजिंग पावर ज्यादा है तो इसका मतलब लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अर्निंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज समथिंग विच इज फंक्शनिंग वेल। एम्प्लॉयमेंट अर्निंग हो रही है, बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छी बात है। इन्फ्लेशन इज हाई, डिमांड इज हाई, परचेजिंग पावर इज हाई एंड हेंस एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग्स आर हाई, बोथ थिंग्स आर हाई। सो इन ऑर्डर टू कर्ब, अब गवर्नमेंट को क्या कंट्रोल करना है? गवर्नमेंट को ये चीज कंट्रोल करनी है, इसको नीचे लाना है। इन्फ्लेशन हैज टू बी ब्रॉट डाउन। तो क्या करेंगे? आपको क्या चीज कम करनी पड़ेगी? आपको ये चीज कम करनी पड़ेगी, परचेजिंग पावर लोगों की कम करनी पड़ेगी, ताकि इन्फ्लेशन जितना है कम से कम उससे और ऊपर ना जाए, नीचे ना आए और ऊपर तो ना जाए। तो परचेजिंग पावर को आप कम करोगे, उसका क्या इंपैक्ट होगा कि डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से परचेजिंग पावर कम करने के लिए यूएस फेड ने क्या करा? उसने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, इंटरेस्ट रेट्स, लोन के रेट्स बढ़ा दिए। उसने जो रेट्स बढ़ाए हैं वो रेट्स दोनों तरफ से बढ़ाए कि अगर मैं बैंक में पैसा डालूंगा यूएस में तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और अगर मैं बैंक से पैसा बोरो करूंगा तो मुझे महंगा लोन मिलेगा। बोरोइंग हैज बिकम एक्सपेंसिव एंड डिपॉजिट्स हैव आल्सो बिकम डियर, दे हैव आल्सो बिकम मोर रिटर्निंग। दिस इज समथिंग दैट हैज हैपेंड, ये चीज हुई है। तो इस वजह से जो पॉइंट हम यहां पे कोशिश कर रहे हैं समझने की वो यही है that what has the US done to curb the inflation? US Fed is increasing the federal funds rate to control the inflation. Federal funds rate increase कर दिए, मतलब उन्होंने rate of borrowing increase कर दिया। कहां से कहां पहुंच गया? It has been raised by 75 basis points from 3 to 3.25, 3.25% तक पहुंच गया। कहां से? 2.5% से। The highest it has been since January 2008, पिछले 13 सालों में हाईएस्ट जो देखा गया है वो है 3.5%, जो यूएस ने अभी करा हुआ है। सोच के देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम में वो उस वक्त चल रहा होगा, या कितना ज्यादा इन्फ्लेशन देख रहा होगा। तो इकोनॉमिस्ट जो है वो रिसेशन कैसे देखते हैं, उनको कैसे पता चलता है रिसेशन आने वाला है, या क्या इंडिकेशन है? एक तो इंडिकेशन ये है कि इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए क्या हुआ? फेड ने रेट हाइक कर दिया, और उसका इंपैक्ट किस पे दिखेगा? अगर रेट हाइक हो गया, डिमांड कम हो गई, तो आपको इंपैक्ट किस पे दिखेगा? आपको इंपैक्ट दिखेगा लोगों की नौकरियों पे। Unemployment will rise, so it will lead to rise in job losses. It will lead to a surge in unemployment. Unemployment में surge मतलब बढ़ेगा unemployment, डिमांड ही नहीं है इकोनॉमी में, तो लोग जो है वो ये चीजें देखेंगे, जो कि एक प्रॉब्लमैटिक चीज है। So why inflation in US affects the world economy? अब आते हैं सेकंड पार्ट पे कि वर्ल्ड इकोनॉमी को किस तरीके से अफेक्ट करता है। यूएस की जो करेंसी है, इट इज कॉल्ड एज अ रिजर्व करेंसी। रिजर्व करेंसी का क्या मतलब हुआ? व्हाट डज इट मीन? ध्यान से सुनिएगा। सो यूएस करेंसी, जैसे हम यूएस डॉलर के नाम से जानते हैं, यूएस डॉलर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डॉलर, सिंगापुर डॉलर भी होता है, कनेडियन डॉलर भी होता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी होता है, इसलिए हम सेइंग यूएसडी, यूएस डॉलर। सो यूएस डॉलर का जो सिंबल है वो कुछ ऐसा रहता है। दिस इज समथिंग दैट यू वुड हैव सीन न्यूज़पेपर्स में और टीवी पे। यूएस की जो करेंसी है वो रिजर्व करेंसी है।
इट इज कॉल्ड एज अ रिजर्व करेंसी। वर्ल्ड रिजर्व करेंसी यानी कि ये ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी है। ये करेंसी दुनिया में हर जगह एक्सेप्ट होती है। ये करेंसी दुनिया में हर जगह एक्सेप्टेबल है। सारे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इसी करेंसी में डिनोमिनेट होते हैं। तो हेंस दिस करेंसी इज एक्सट्रीमली पावरफुल। तो अगर ये करेंसी अफेक्ट होती है तो आपका ट्रेड अफेक्ट होता है। अगर ये करेंसी स्ट्रांग होती है तो बाकी सारी करेंसीज वीक होती है। अगर बाकी सारी करेंसीज वीक होंगी तो ऑटोमेटिकली दुनिया पे तो इंपैक्ट आएगा ही। सो वर्ल्ड करेंसी एंड द यूएस डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग बिकॉज द फेड अडॉप्टेड अ हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। उन्होंने अपनी करेंसी को स्ट्रांग करा। याद है निर्मला ताई ने क्या बोला था? दैट रुपी इज नॉट वीकनिंग, डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग। ये मैंने इस पे एक स्टोरी करी थी, एक स्टोरी अपलोड करी थी, एक रील अपलोड करी थी, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके देखिएगा। तो अब जो पॉइंट में यहां पे कहने की कोशिश कर रहा हूं वो क्या है, यूएस ने अपनी इकोनॉमी में पैसा रिटेन करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए। अब यूएस इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो लोग वही इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रांग होगा। अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो उसका इंपैक्ट किस चीज पे दिखेगा? द इंपैक्ट वुड बी ऑन अदर करेंसीज, क्योंकि अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो बाकी की करेंसीज वीक हो रही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो इन्फ्लेशन ऑफ यूएस अफेक्ट्स द वर्ल्ड इकोनॉमी, क्योंकि अपनी करेंसी अगर स्ट्रांग हो जाएगी तो दूसरे की करेंसी वीक होगी, दूसरे की करेंसी वीक होगी तो वही चीज अब महंगी मिलेगी उस देश को। अगर हम तेल जो है वो $1 पे इंपोर्ट कर रहे थे, अब जो तेल है वो 1.1 डॉलर्स पे इंपोर्ट होगा। दिस इज व्हाट द चेंज वुड बी। ये चेंज देखा जाएगा। तो क्या है देखो, व्हाट इज रिजर्व करेंसी? अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन करेंसी जो कि डॉलर है। इट ग्लोबल ट्रांजैक्शंस के लिए एक्सेप्ट होता है और सेंट्रल बैंक्स अपना जो रिजर्व होल्ड करते हैं वो डॉलर्स के रूप में करते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे हमारे पास इतने ट्रिलियन रुपीस हैं, हम ये बोलेंगे हमारे पास इतने बिलियन डॉलर्स हैं, और ये दुनिया का हर सेंट्रल बैंक करता है। दिस इज व्हाट रिजर्व करेंसी स्टैंड्स फॉर। ये चीज है। तो ग्लोबल इकोनॉमी पे इंपैक्ट इस तरीके से पड़ा, और ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे पहले जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो अपना देश है, भारत देश। तो भारत देश पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है? हाउ विल द रेड हॉट इन्फ्लेशन इन द यूएस इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी? ये भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरीके से इंपैक्ट करेगा? तो जो टॉपिक आता है वो है इंपैक्ट ऑफ यूएस इन्फ्लेशन ऑन इंडिया। तो यूएस में अगर इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी है, भारत पे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा? बहुत ही सिंपल है, इट इज इजी। मुश्किल तो देखिए कुछ भी नहीं है, मुश्किल दिमाग में है। इस चीज को हटा दीजिएगा कि आईएएस बहुत मुश्किल है, यूपीएससी बहुत मुश्किल है, ये है वो है। मेहनत कर सकते हो मेरे साथ, कर सकते हो तो कुछ मुश्किल नहीं है। मेहनत करो, सुनो, समझो और अप्लाई करो। सो इंपैक्ट ऑफ यूएस इन्फ्लेशन ऑन इंडिया कैसे? यूएसए में इन्फ्लेशन है, हमने देख लिया, बिल्कुल सही बात है, वहां महंगाई है। उसने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए तो एक तरीके से लोगों को, जो इन्वेस्टर्स हैं, अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपनी कंट्री में ज्यादा दिखने लगा। इंटरेस्ट रेट बढ़े तो कमाने वालों के लिए भी बढ़े और बोरोइंग वालों के लिए भी बढ़े। तो लोन्स महंगे हो गए तो लोन लेना कम हो गया, और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको रिटर्न ज्यादा मिलने लगे तो आपने इन्वेस्ट ज्यादा कर दिया। तो सारा का सारा पैसा जो है गवर्नमेंट ने खींच लिया। इन्फ्लेशन कम करने का सबसे बढ़िया तरीका है मनी सप्लाई कम करना। मनी सप्लाई कैसे कम होता है? लोग बोरो ना करें, लोग बैंकों में पैसे रखें। लोग बैंकों में पैसा क्यों रखेंगे? लोग वहां पे क्यों पैसा रखेंगे? क्योंकि अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट रेट बेटर मिल रहा है एज कंपेयर टू किसी और देश में। तो इस वजह से जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स यहां पैसा लगाते थे, अब वो पैसा इंडिया में नहीं लगाएंगे, अब वो पैसा बाहर देश में, अपने देश में लगाएंगे, बिकॉज दे आर गेटिंग अ हायर रिटर्न। तो तो व्हाट वुड इट लीड टू? इसका क्या इंपैक्ट होगा? इसका इंपैक्ट ये होगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स, FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो पहले हिंदुस्तान में पैसा लगाते थे, वो सारा का सारा विड्रॉ कर देंगे। दे विल सक द मनी दैट दे हैड इन्वेस्टेड इन इंडिया आउट फ्रॉम इंडिया एंड दे विल इन्वेस्ट इन देयर कंट्रीज। 1 मिनट का काम है, जैसे स्टॉक मार्केट है, सुबह खरीदा शाम को बेच दिया, आज इन्वेस्ट करा कल विड्रॉ कर लिया। 2020 में इन्वेस्ट करा, इंडिया में ज्यादा इंटरेस्ट था, अब यूएस ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, यहां से पैसा विड्रॉ करके वहां ले गए, तो हमारी कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज निकल गया। अगर मेरी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आता है, भारत में फॉरेन एक्सचेंज आता है, तो मेरी करेंसी स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर मेरी कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज बाहर निकल जाता है तो मेरी करेंसी वीक होती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दिस इज द फर्स्ट इंपैक्ट। और सेकेंड इंपैक्ट, अगर उस देश में इन्फ्लेशन ज्यादा है, उस देश में महंगाई ज्यादा है, उस देश में ही डिमांड नहीं है,
तो वो जितनी चीजें भारत से इंपोर्ट करते थे या भारत जितनी चीजें यूएस एक्सपोर्ट करता था वो थोड़ी करेंगे, उतनी डिमांड ही नहीं होगी वहां पे, क्योंकि वहां पे लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा खर्च करने को। तो हमारे एक्सपोर्ट्स इंपैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, डेफिसिट्स वुड इंक्रीज। आइए इसका पहला इंपैक्ट मैं आपको समझाता हूं। व्हाट इज द फर्स्ट इंपैक्ट? तो फर्स्ट इंपैक्ट क्या है ये देखते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट इंपैक्ट? अगर इंडियन इकोनॉमी को मद्देनजर रख के देखा जाए तो उसमें क्या हुआ है, दैट इंपोर्ट्स हमारे लिए हैव बिकम एक्सपेंसिव। इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो गए, क्यों? क्योंकि हमारे लिए ऑयल की खरीद और रॉ मटेरियल परचेज जो है वो एक्सपेंसिव हो गई, इसका प्राइस बढ़ गया। इसका प्राइस बढ़ गया तो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी हाई है, मतलब महंगाई हो गई। अगर महंगाई हो गई तो उस महंगाई को काउंटर करने के लिए भारत में आरबीआई ने क्या करा? आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, यानी कि रेपो रेट बढ़ा दिया, बैंक रेट बढ़ा दिया। अगर ये रेट्स बढ़ गए तो इसकी वजह से लोन्स महंगे हो गए, और यदि लोन्स महंगे हो गए तो बोरोइंग कम हो गई, बोरोइंग हैज रिड्यूस्ड। और अगर बोरोइंग कम हो गई तो डिमांड कम हो गई। आप देख रहे हो हर एक चीज एक दूसरे से लिंक्ड है। इसके लिए मैंने जो है एक चार्ट आपके लिए बनाया है ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इंक्रीज बिकॉज फ्यूल प्राइसेस अफेक्ट इंडियन पॉकेट्स। इंपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर, दे हैव गिवन राइज टू व्हाट? इन्फ्लेशन। आरबीआई मेजर क्या हुआ कि उन्होंने रेपो रेट या सीआरआर बढ़ाया या बैंक रेट बढ़ाया, मतलब बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स। लोन्स जो है वो भारत में और महंगे हो गए। इट डिस्करेजेस बिजनेस टू स्टार्ट न्यू वेंचर और लिमिट द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कम करो, नया बिजनेस मत स्टार्ट करो, क्योंकि लोन बहुत महंगा है। कोई बिजनेस एक्सपैंड नहीं करता, जिसकी वजह से नौकरियां कम है। तो यूएस में इन्फ्लेशन ज्यादा है, उसका इंपैक्ट इंडिया में क्या है कि हमारे लिए इंपोर्ट्स जो है वो भी महंगे हो गए। इट हैज लेड टू एक्सपेंसिव इंपोर्ट्स फॉर इंडिया, तो वो भी इंपैक्ट हम पे पड़ता है। राइज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स इन द यूएस। अब यूएस के गुड्स की अगर वहां पे जो बात हुई, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर वहां पे गुड्स महंगे हुए तो पॉइंट क्या है, हमारे जो एक्सपोर्ट्स उस देश में होंगे वो भी उनके लिए एक्सपेंसिव होंगे। राइज इन द प्राइसेस ऑफ दीज गुड्स इंपोर्टेड बाय इंडिया, तो वो इंडिया से इंपोर्ट करना बंद कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम कमोडिटीज लाइक एडिबल ऑयल एंड पल्सेस, प्राइसेस ऑफ फ्यूल गेट्स अफेक्टेड बाय द इंक्रीज इन यूएस इन्फ्लेशन। ये चीज है। इसके बाद बारी है दूसरे इंपैक्ट की, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। वो क्या है? फॉरेन इन्वेस्टर्स विड्रॉइंग मनी बाय एफआईआई, एफपीआई। क्यों? बिकॉज अर्लियर they were getting a higher ROI from Indian market, higher return they were getting from Indian market. Now their own country US is offering them a higher return, so they have withdrawn their money and they have taken it back to India. आपने जहां पैसा हिंदुस्तान से विड्रॉ करा वहां हमारी करेंसी वीक हो जाएगी, उनकी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो ये है दूसरा इंपैक्ट। दिस इज द सेकंड इंपैक्ट। फॉरेन इन्वेस्टर्स पुल आउट 6,000 करोड़ फ्रॉम इंडियन मार्केट्स दिस अक्टूबर। अभी पिछले महीने 6,000 करोड़ विड्रॉ कर लिए, क्योंकि यूएस ने, फेड ने बढ़ा दिया। राइज इन इंटरेस्ट रेट्स, इन्वेस्टर्स विल स्टार्ट पुलिंग आउट मोर मनी, तो ये और ज्यादा कर लेते हैं। तो ये दोनों इंपैक्ट्स हम देख पा रहे हैं। तो यूएस डॉलर अगेंस्ट द रुपी, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव पुल्ड आउट अराउंड 6,000 करोड़ फ्रॉम द इंडियन मार्केट। ये चीज देखी गई है। तो यूएस के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी इंपैक्टेड है, क्योंकि यूएस क्या है? एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी है। पूरा चार्ट दिखाता हूं आपको, यू विल बी सरप्राइज्ड। ये देखो, हैव अ लुक एट द चार्ट। तो इन टोटलिटी क्या हुआ? हैव अ लुक एट द चार्ट। इस चार्ट को देखिए, हैव अ लुक एट द चार्ट। वी आर सेइंग वन, तो यूएस डॉलर 1 यूएसडी, तो बराबर अगर हम यूरो से, तो 1 नवंबर की डेट है, इसको कंपेयर करें, अगर 1 यूएसडी तो 1.01 यूरो मिलता है। ब्रिटिश पाउंड 0.87 मिलता है, इंडियन रुपी 82 रुपए मिलता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1.56 मिलता है, कनेडियन डॉलर 1. तो आप देख पा रहे हो सारी करेंसीज एक, अगर आप सिर्फ और सिर्फ पाउंड को छोड़ दें और स्विस फ्रैंक भी उसके बराबर, पाउंड को अगर आप छोड़ दें, बाकी सारी करेंसीज वीक है। All the currencies are weak and they have further weakened. Why? Because US dollar has become stronger. US डॉलर जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, और ये अभी का डेटा है 3 दिन पहले का। इट इज द लेटेस्ट डेटा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो देख सकते हैं आप लोग,
इसका जो इम्पैक्ट है, चाहे वो इन्फ्लेशन पे हो चाहे उस पे हो, तो इन्फ्लेशन हमारे देश का इन्फ्लेशन है, आप देख सकते हैं, वी हैव रीच्ड अ लेवल ऑफ व्हाट, वी हैव रीच्ड अ लेवल ऑफ 7.4% इन सितंबर। और आप देखिए ये वे बियॉन्ड है जो हमें उर्जित पटेल ने सजेस्ट करा था। उर्जित पटेल के हिसाब से आइडियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज 4%, 4%, और इसमें जो बैंड था वो था ±2%। 4% से वो 6 जा सकता है, 2 आ सकता है। सो 6% अपर लिमिट थी, वो हम कब की क्रॉस कर चुके हैं, आप देख सकते हैं जनवरी में 6% था, वो लिमिट यहां ब्रीच हो गई थी, और तब से लेके अभी तक अब हम 7.4% रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे चल रहे हैं। तो 7.4% रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, तो आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेट्स क्यों नहीं बढ़ाएगा, आप सोच के देखिए, जस्ट ट्राई टू थिंक। आप अंदाजा लगाइए कि उसको कितना प्रेशर होगा आरबीआई के ऊपर ये चीज कंट्रोल करने का। तो इन्फ्लेशन ज्यादा है जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, क्योंकि चीजें महंगी है, रेंटल्स महंगे, बिजली महंगी, जो रोजमर्रे की चीजें, अखबार महंगा, हिंदू न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं वो महंगा है, तो सारी चीजें महंगी है, पेपर महंगा, खाने पीने की चीजें महंगी क्योंकि तेल महंगा है, इंपोर्ट्स महंगे हैं, एवरीथिंग इज अफेक्टेड, एनर्जी महंगी है। तो ग्लोबल इन्फ्लेशन इज फोरकास्ट टू राइज फ्रॉम 4.7% टू 8.8%। ये ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात हो रही है। हिंदुस्तान का इन्फ्लेशन मैंने आपको अभी दिखाया, लेकिन निर्मला ताई का क्या कहना है? निर्मला ताई का यह कहना है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री सेज इंडियाज इन्फ्लेशन मैनेजमेंट इज बेटर देन मोस्ट इन द वर्ल्ड। देखिए, it really amazes me and it really makes me happy that our finance minister is so optimistic. Optimistic देखिए होना चाहिए। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो ना, तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो आप नहीं सॉल्व कर सकते हो। यदि आप ऑप्टिमिस्टिक हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो उसको झेलने की क्षमता आ जाती है, उससे निकलने के लिए आप एक हेल्दी माइंड से बाहर अच्छे से निकल सकते हो। तो क्यों कहा इन्होंने ये चीज, ये क्यों कही गई? इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन इन द फर्स्ट 6 months स्टार्टिंग 1st of April stood at 7.2%, 7.2% है, लोअर देन द वर्ल्ड इन्फ्लेशन ऑफ 8% एज रिप्रेजेंटेड बाय द मीडियन इन्फ्लेशन, जो पूरी दुनिया का इन्फ्लेशन है। तो ग्लोबल इन्फ्लेशन के मुकाबले भारत में इन्फ्लेशन कम है। इस वजह से उन्होंने कहा कि इंडिया हैज बेटर मैनेज्ड इट्स इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या हमने कुछ करा? डिड वी डू एनीथिंग? यस, हमने डेफिनेटली चीजें करी हैं। जो ड्यूटीज इंपोर्ट होती है, जो ड्यूटीज लगाई जाती है इंपोर्ट पे, कस्टम्स ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, वो हमने कम करी है। चलिए, बाहर से महंगा गुड आ रहा है, अब उस पर ड्यूटी लगा के उसे और महंगा मत करो ना, तो उसको आप उतने लेवल पर रहने दो। सो इंपोर्ट टैक्सेस ऑन सम की रॉ मटेरियल्स, एक्साइज ड्यूटी, दे हैव रिड्यूस्ड। अगर ये रिड्यूस करते हो तो कहीं ना कहीं तो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी कम होगी। जो गुड अगर 5% पे टैक्सेबल था, आप उसको 1% पे ले आओ, तो उसका दाम 4 रुपए 4% से तो गिरेगा। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन। लेकिन अभी भी इन्फ्लेशन ज्यादा है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ये मेजर्स उतना काम नहीं करे हैं, दे हैवंट वर्कड दैट मच। तो ये तो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट था। अब यूएस के रिसेशन का इंपैक्ट भारत पे क्या है? व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ यूएस रिसेशन ऑन इंडिया? लेट्स हैव अ लुक। ये भी देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है, मैं आपको बता रहा हूं यूएस का जो इंपैक्ट है वो क्या रहा है। आपको देखिए, इसको समझिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड करे, एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या इंपैक्ट है, और बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, ध्यान से समझिएगा। सॉफ्टवेयर, आपको पता है भारत में ह्यूज कॉल सेंटर कल्चर है। कॉल सेंटर और कॉल सेंटर वाले सर्विसेज कहां प्रोवाइड करते हैं? मेजरली नॉर्थ अमेरिका में, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में करते हैं। तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, यूएस, कनाडा, एटसेट्रा। सो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स रिकॉर्डेड द फास्टेस्ट ग्रोथ सिंस फाइनेंशियल ईयर 2011। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में सबसे बड़ी बढ़ोतरी देखी गई। दिस इज समथिंग दैट वाज सीन, राइट? फाइनेंशियल ईयर 21 यूएस वाज द मेजर डेस्टिनेशन फॉर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स फॉर इंडिया, अकाउंटिंग फॉर 54.8% शेयर हमारे लिए। हम जितना सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे थे सर्विसेज पूरी दुनिया में, उसमें से आधे से ज्यादा 54% कहां जा रहा था? यूएस में जा रहा था। उसके साथ साथ आप देखिए मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, मर्केंडाइज यानी कि गुड्स, डिक्लाइन फ्रॉम 22, तो ये भी इट हैज सिंस इंक्रीज टू 18% इन फाइनेंशियल ईयर 2022। जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है वो 18% से बढ़ा। तो आप बोलोगे सर प्रॉब्लम क्या है? ये तो अच्छी बात है, अगर हम ज्यादा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम ज्यादा गुड्स यूएस एक्सपोर्ट करें तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। कहां है प्रॉब्लम?
इट्स अ प्रॉब्लम। अब यूएस ने अगर हिंदुस्तान से इंपोर्ट करना मर्केंडाइज बंद कर दिया तो ये जितना बड़ा शहर था, जितना बड़ा फायदा आपको हो रहा था, क्या उतना ही ज्यादा नुकसान होगा? आप जितने ज्यादा उस पर डिपेंडेंट थे, क्या उतने ही ज्यादा अफेक्टेड होंगे? क्या आपकी सॉफ्टवेयर सर्विसेज जितनी ज्यादा अब वहां पे डिपेंडेंट थी उतनी ज्यादा अफेक्ट होंगी? बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगी। सो वी आर हेविली इंपैक्टेड। Key export markets, particularly Europe. So, rise of US market share in India's export basket has obviously increased India's vulnerability to a US recession. वहां recession आएगा तो कौन impact होगा? भारत impact होगा। We are vulnerable. हम जो है वो क्या है? Vulnerable है। So ये चीज हम देख पा रहे हैं। This is something that we have, और इसी तरीके से यूएस का impact बाकी दुनिया में भी है। यूरोपियन कंट्रीज पे है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज पे है, सिर्फ इंडिया पे नहीं है। तो ये चीज जो है आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। इस चीज के लिए एक एडेड सेगमेंट सिर्फ 2 मिनट और लूंगा, उसका डिस्कशन ये है कि जो सोल्यूशन है वो क्या है। मतलब ये डिबेट जो है यहां पर शुरू कर रहे हैं, प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, हमने इतनी लंबी चौड़ी चर्चा करी, कोई तो सोल्यूशन दो सर, सोल्यूशन तो दो, प्रॉब्लम तो पता है, प्रॉब्लम तो आपने डिस्कस कर ली। तो ब्रिक्स देशों ने मिलाकर जो सोल्यूशन खोजा है वो ये है कि ग्लोबल रिजर्व करेंसी एक दूसरी बनाई जाए। एक कॉमनली एक्सेप्टेड ग्लोबल रिजर्व करेंसी, अगर डॉलर पे ओवर डिपेंडेंस होगा तो वो प्रॉब्लम करेगा। उसकी जगह ब्रिक्स देशों ने बोला कि हमारी जो पांचों देशों की करेंसी है उसमें से एक करेंसी को हम जो है एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनाए, कम से कम हमारे देश जो है वो डॉलर्स पे ओवर डिपेंडेंट ना रहे। ये इसका सोल्यूशन है। सो ब्रिक्स नेशन स्टॉक ऑन रिजर्व करेंसी टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन डॉलर और यूरो। कैसे? इन्होंने क्या बोला? रिजर्व करेंसी विल बी बेस्ड ऑन बास्केट ऑफ द करेंसीज ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज। ये सारे ब्रिक्स देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। Analysts say that BRICS reserve currency is meant to rival and reduce reliance on US dollar. इस चीज के लिए ये काम किया जा रहा है। तो इससे क्या फायदा होगा? व्हाट विल बी द बेनिफिट? कि हम जो है फॉरेन एक्सचेंज के रूप में सेंट्रल बैंक्स ये वाली करेंसी रखेंगे। तो क्या हमें इसकी जरूरत है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि फॉरेन फॉरेन करेंसी में या फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन एक्सचेंज के रूप में हम ये चीज रखेंगे तो दिस इज नॉट फ्लक्चुएटिंग। तो यूएस का फ्लक्चुएशन, यूएस डॉलर का फ्लक्चुएशन हमें मैटर नहीं करेगा, इट विल नॉट मैटर। तो ये चीज है। इसकी वजह से इट विल लीड टू गुड फाइनेंशियल डिसिप्लिन एटलीस्ट इन आवर कंट्रीज, 5-6 देशों में। और हमें क्या बनाना है? हमें अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल बनाना है। वी हैव टू मेक आवरसेल्फ इकोनॉमिकली स्टेबल। दिस इज व्हाट वी आर फोकसिंग अपॉन। तो इसी चीज को देखते हुए एक क्वेश्चन आ रखा है रिसेशन में, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। Which among the following steps is most likely to be taken at the time of an economic recession? इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, उसके दौरान आप पॉलिसी मेकर हो, इकोनॉमिस्ट हो, क्या कदम उठाओगे? अभी तो आप स्टूडेंट हो, लेकिन आप क्या कदम उठाओगे? कट इन टैक्स रेट्स अकंपनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। रिसेशन चल रहा है मतलब आप अभी गर्त में हो, डिमांड नहीं है, रिसेशन है। तो उस रिसेशन के दौरान आप अगर टैक्स रेट कट करते हो तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, तो उससे तो रिसेशन और आ जाएगा, इट विल लीड टू अ फर्दर रिसेशन। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे एक्सपेंडिचर कौन बढ़ाएगा? सरकार। तो अगर वो पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो उससे क्या होगा? मार्केट में और पैसा आएगा और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, मनी सप्लाई होगा, डिमांड होगा। ऑप्शन बी सीम्स टू बी करेक्ट। इंक्रीज इन टैक्स रेट्स, नहीं नहीं नहीं, कट इन टैक्स रेट्स, कट इन टैक्स रेट्स तो ठीक होता, इंक्रीज इन टैक्स रेट्स तो फिर लोगों के पास पैसा नहीं होगा, दे, क्योंकि सारा पैसा सरकार को दे बैठेंगे। accompanied by reduction of interest rate, तो A and C both are wrong, both are opposite points. Reduction of expenditure on public projects, reduction नहीं। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, A and C are opposites, both are wrong, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं ये स्टेटमेंट्स। कट इन टैक्स रेट्स और इंक्रीज इन कॉन्ट्रोडिक्टरी है, सी भी कॉन्ट्रोडिक्टरी है और बी और डी भी ऑपोजिट है। तो इस वजह से जिस चीज की वजह से मनी सप्लाई बढ़े, दैट ऑप्शन इज करेक्ट। सो गाइस, दिस इज द impact of US inflation on Indian economy, US recession on Indian economy. The PDFs that we are using, it takes a lot of time to develop these PDFs. These wonderful PDFs are available on my Telegram handle. The name of the Telegram handle is Ayush Sanghi's IAS Academy. ये मेरा Telegram handle है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं इन PDFs के लिए। So this is my Telegram handle. You can subscribe to this Telegram handle.
for these PDFs. आयुष संघी इज IAS Academy, और आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @आयुष संघी, जिससे कि आप MCQs जो है वो अटेम्प्ट कर सकें, MCQs अटेम्प्ट कर सकें और उसके साथ साथ अपडेट्स ले सकें हमारे कोर्सेज को लेकर. So that would be all. Thank you so much everyone. Take care and all the best. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.